मैं ज्योति सिंह गौर। बच्चों, कक्षा आज हम 11वीं विषय अर्थशास्त्र इकाई 6 इसके महत्वपूर्ण प्रश्न समझने वाले हैं। यह इकाई अंकों के दृष्टिकोण से थोड़ी बड़ी है, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया है। इकाई 6 में ये जो हमारे 2 अध्याय हैं, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था अध्याय 1 और अध्याय 2 है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990। ये दोनों पाठों को मिलाकर हमारी इकाई 6 बनाई गई है। इसमें कुल आवंटित अंक हमारे 12 हैं, यानी ये दोनों पाठों से हमारे 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, यानी एक प्रश्न हमारा वस्तुनिष्ठ होगा। 2 अंक का एक प्रश्न करना है, 4 अंक का और 5 अंक के भी एक एक प्रश्न हमको हल करने हैं। तो इस तरह से कुल ये दोनों इकाई से हमको 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? जब हमारा देश आजाद हुआ था, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता थी? तो ऑप्शन दिया है अल्प विकसित, अर्धसामंती, गतिहीन होना और उपर्युक्त सभी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक शोषण का शिकार हुई। इसका अर्थ है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का शोषण किया गया था, चाहे वह कृषि हो या उद्योग हो। आपने पाठ पढ़ा होगा तो ये चीज तो समझ में आई कि अंग्रेजों के समय में हमारा क्या क्या नुकसान हुआ, कृषि का भी हुआ और उद्योग का भी हुआ। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी अल्प विकसित भी थी, अर्धसामंती भी थी और गतिहीन भी थी। तो इस तरह से जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों चीजें उस समय में उपलब्ध थी हमारी अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय गणना का पहला प्रयास किसने किया? ब्रिटिश काल में यानी अंग्रेजों के समय में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास, ये पूछ रहा है कि पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। औपनिवेशिक शासकों ने कभी भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का कोई प्रयास नहीं किया था। सबसे पहले हमारे देश में जो राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किया था वो थे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है हमारा, हरित क्रांति में सम्मिलित है मतलब हरित क्रांति में कौन कौन सी चीजें होती, कौन कौन सी चीजों को हम शामिल करते हैं? इसमें ऑप्शन है उन्नत बीज, कृषि यंत्रीकरण, रासायनिक उर्वरक और उपर्युक्त सभी। हरित क्रांति का मतलब किसी एक चीज, किसी एक बीज, किसी एक तकनीक से नहीं है, बल्कि ये बहुत सारी चीजों को मिलाकर हरित क्रांति का नाम दिया गया था। हरित क्रांति का मतलब ही आधुनिक और उन्नत बीज तकनीक से है, जिसमें उन्नत बीज, कृषि यंत्रीकरण और रासायनिक उर्वरक, ये तीनों को मिलाकर जब हमारा उत्पादन बढ़ जाता है वही तकनीक थी हरित क्रांति। तो इसका उत्तर भी होगा हमारा उपर्युक्त सभी। चौथा प्रश्न है हमारा, देश में नीति आयोग कब बना? देश में नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा गठित एक नया संस्थान है। पहले योजना आयोग हमारे देश में होता था जो पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वयन का कार्य करता था। अब योजना आयोग के स्थान पर हमारे देश में नीति आयोग बना है ना। और ये कब बना? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई। इसका काम भी योजना आयोग जैसे ही है, परंतु ये थिंक टैंक की तरह काम करता है, यानी ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार को तकनीकी परामर्श देता है। तो इस तरह से ये बात महत्वपूर्ण है आपको पता होना कि अब योजना आयोग नहीं है, अब कौन सा आयोग है? नीति आयोग है। अगला प्रश्न है हमारा, महान लोविस का औद्योगिक विकास मॉडल किस योजना में अपनाया गया? सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ये कौन है। ये एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं, महान लोविस। हमारी एनसीईआरटी की पुस्तक के पेज क्रमांक 20 में बहुत डिटेल में दिया है, आप चाहो तो उसको भी पढ़ सकते हो। हमारे देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब बनी थी? 1950
1 से 56, है ना? परंतु वास्तव में जो पंचवर्षीय योजना का जो काम है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ। यह योजना जो थी वो महान लोबिस के विचारों पर आधारित थी। इसीलिए सही मायने में कभी कहा जाता है कि भारतीय योजनाओं का निर्माता महान लोबिस थे। यानी महान लोबिस को भारतीय योजनाओं का निर्माता भी माना जाता है। तो सही उत्तर कौन सा होगा? द्वितीय। यानी महान लोबिस की जो योजना थी औद्योगिक विकास मॉडल की, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। अति लघुत्तरीय प्रश्न, ये 2 अंक के हमें करना है, तो आपको शब्द सीमा में लिखना है, इसमें बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है। पहला प्रश्न है हमारा, कृषि के व्यवसायीकरण का अर्थ लिखिए। कृषि यानी हमारे जो कृषि है उसका व्यवसायीकरण, व्यवसायीकरण का मतलब क्या हुआ? व्यवसाय से है। ऐसी कृषि जिसका व्यवसाय किया जाए उसे हम कहेंगे कृषि का व्यवसायीकरण। कृषि के व्यवसायीकरण से तात्पर्य स्वयं उपभोग के लिए खेती करने के स्थान पर बाजार के लिए खेती करने से है। ऐसी खेती जो हम अपने खाने पीने के लिए उगाते हैं वो खेती नहीं, बल्कि हम उसको बेचने के लिए, बाजार में बेचने के लिए जो खेती करते हैं उसे कहते हैं कृषि का व्यवसायीकरण। कृषि के व्यवसायीकरण के तहत कुछ विशेष वस्तुओं को उगाया जाता है। ऐसी वस्तुओं का उगाने का एकमात्र उद्देश्य गांव की खपत नहीं, बल्कि इसका उपयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री के लिए किया जाता है। देखिए, यदि प्रश्न आप समझ गए होंगे तो आप बहुत चीजें समझ गए। व्यवसायीकरण यानी ऐसी कृषि जिसका हम व्यवसाय करते हो, जिनको हम बाजार में बेचते हो, ऐसी कृषि कहलाएगी कृषि का व्यवसायीकरण। वर्तमान में जैसे कपास है, तिलहन है, तंबाकू है, चाय पत्ती, कॉफी, यानी इनको हम बाजार में कुल मिला के, पूरी चाय पत्ती तो हम खुद के लिए उगाते नहीं हैं, बल्कि इसको बाजार में बेचने के लिए या निर्यात करने के लिए उगाते हैं। परंतु हमारे जो अध्याय 6 है इसके संदर्भ में ये जो दिया हुआ है कृषि के व्यवसायीकरण, ये था ब्रिटेन के समय में जो व्यवसायीकरण कृषि का किया गया था, विशेषकर से हमारे किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश किया गया था। क्या कारण था कि ब्रिटेन का जो कपड़ा उद्योग था, उनको कपड़े रंगने के लिए या ब्लीचिंग करने के लिए नील की बहुत ज़रूरत होती थी। नील की ज़रूरत होती थी। प्रायः किसानों को नील की खेती करने के लिए कुछ धन दे देते थे अंग्रेज, और ये कहते थे कि नहीं, आपको तो नील की खेती ही करना पड़ेगा। परंतु नील की खेती से किसानों का फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको खाने के लिए जो अनाज है वो बाजार से खरीदना पड़ता था, और नील की जो खेती होती थी उस नील की खेती को खरीदता कौन था? अंग्रेज लोग खरीदते थे। तो कहने का मतलब ये है कि वो कम दाम पे खरीदते थे। इस तरह से किसान के पास पैसा कम रहता था और वो अपने खाने के लिए उसको बाजार पर निर्भर रहना पड़ता था। तो इस तरह से जो किसान था वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गया था और कृषि स्थायी गतिहीन हो गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, हरित क्रांति क्या है? ये आप कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में भी पढ़ चुके हैं। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति से तात्पर्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि की नई तकनीक के प्रयोग से है। जब हम कृषि की का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीक का उपयोग करते हैं, यही कहलाती है हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। हरित क्रांति को उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों HYV बीज का कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के कृषि क्षेत्र में ऊंची उपज वाले बीज, यानी जो बीज रहते हैं वो कैसे रहते हैं? अच्छे बीज, उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाई तथा नई तकनीक के प्रयोग से उत्पादन बढ़ाने से है। यानी हरित क्रांति को किसी एक वर्ड से हम परिभाषित नहीं कर सकते। हरित क्रांति में ये सारी चीजें शामिल होती हैं। इन सारी चीजों से जो फसल का उत्पादन होता है वो कहलाता है हरित क्रांति। वास्तव में हमारे देश में जो हरित क्रांति आई थी वो सबसे पहले गेहूं के बीज पे आई थी। गेहूं का उत्पादन बढ़ा था। बाद में हरित क्रांति और
क्रॉप्स में बढ़ती गई, परंतु वास्तव में हमारे देश में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो किससे हुई थी? गेहूं के उत्पादन से हुई थी। इससे क्या होता है? फसल उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है और खेती के अंतर्गत सकल क्षेत्र में भी वृद्धि हो जाती है। जो लोग पहले खेती नहीं करते थे, अब उत्पादन बढ़ने लगा हरित क्रांति की वजह से, तो जो जमीन पड़ी रहती थी उस पर भी लोग खेती करने लगे। और इससे एक फायदा ये हुआ कि कृषि के व्यापारीकरण भी होने लगा। लोगों को लगा कि नहीं, इसमें अच्छा फायदा हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है, तो क्यों ना हम खेती की ओर ध्यान दें और खेती को भी एक बिजनेस की तरह लें। अगला प्रश्न है हमारा, शिशु मृत्यु दर। शिशु यानी बच्चे की मृत्यु दर किसे कहते हैं? शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? शिशु मृत्यु दर एक निश्चित वर्ष में प्रति 1000 जीवित बच्चे जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में बच्चे मर गए शिशुओं की संख्या से है। यानी 1 वर्ष में यदि 1000 बच्चों ने जन्म लिया, इन बच्चों में कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, उनको कहते हैं हम शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर बच्चों के स्वास्थ्य व विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है, क्योंकि जो आकलन किया जाता है किसी भी देश का, यदि उस देश में शिशु मृत्यु दर कम है, इसका मतलब है कि वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं। अभी जो शिशु मृत्यु दर है वो 1000 में 40 है, यानी 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, उनमें 40 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। जबकि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस वक्त हमारे देश की जो शिशु मृत्यु दर थी वो कितनी थी? 218 थी। इसका तात्पर्य क्या है? उस वक्त अधिक बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। उस वक्त बहुत ज्यादा पानी की कमी से जो डेथ होती थी बच्चों की, अब तो ओआरएस घोल और डॉक्टर की सुविधाएं हैं। डॉक्टर इतनी ज्यादा या गवर्नमेंट भी इतने ज्यादा जागरूक करती है, जो नए जन्मे बच्चों को के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहती है, ताकि बच्चों की कम से कम मृत्यु हो। पहले निमोनिया है, समय के पूर्व जन्म हो जाता था तो बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। तो इस तरह से आप ये आंकड़े देख के ही समझ सकते हैं कि पहले हमारे देश में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, तब बच्चे 218 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। वर्तमान में 1000 में 40 बच्चे जो हैं वो जन्म के समय या जन्म के 1 वर्ष के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं? जीवन प्रत्याशा यानी इसको सरल शब्दों में ऐसा समझ सकते हो कि एक व्यक्ति औसतन कितने साल तक जी सकता है, उसे हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। एक व्यक्ति औसतन कितने साल जी सकता है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर हर किसी का अलग-अलग भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? यदि वो अलग-अलग राज्य में है, मान लो मध्य प्रदेश में है और एक व्यक्ति हिमाचल में रह रहा है, हिमाचल प्रदेश में, इनके जीवन की दोनों की जो उम्र है, औसत उम्र है, अलग-अलग होती है। या हम ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है और शहर में रह रहा है, दोनों के भी जीवन प्रत्याशा अलग-अलग हो सकती है, क्योंकि जो जीवन प्रत्याशा है वो प्राकृतिक वातावरण, खान-पान और वहाँ की संस्कृति पे भी निर्भर रहती है। पहले जो हमारे देश में जीवन प्रत्याशा थी स्वतंत्रता के पहले, वो थी 44 साल, और जो अब बढ़ के हमारे देश में जीवन प्रत्याशा हो गई है 68 वर्ष। यानी पहले स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी, जिसके लिए 44 वर्ष की औसतन उम्र तक व्यक्ति जीता था और उसकी मृत्यु हो जाती थी। परंतु अब जो औसतन उम्र है वो बढ़ गई है, 68 हो गई है, क्योंकि अब हमारे देश में स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ गई हैं। 5वां प्रश्न है, अंग्रेजों के शासन काल में पटसन उद्योग किस प्रांत तक सीमित था? पटसन उद्योग किस प्रांत तक सीमित था? कब? अंग्रेजों के शासन काल में। भारत में पटसन उद्योग की स्थापना का जो श्रेय है वो विदेशियों को दिया जा सकता है, परंतु ये खासियत थी कि यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित था। यह हमारे राज्य मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश इस तरफ नहीं था। जितना पटसन उद्योग था अंग्रेजों के समय में, केवल कहाँ तक सीमित था? बंगाल प्रांत तक सीमित था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष की गई थी? हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, हमारे एनसीईआरटी की पुस्तक में, ब्रिटिश शासन में भारत की जनगणना के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले
1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किए गए। इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती रही। यानी हमारे देश में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। और ये पूछ रहा है प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो आधिकारिक तौर पर जो पहली जनगणना हुई थी वो थी 1881 में। इस प्रकार से ये आपका पहला भाग समाप्त होता है। अब मैं आपको 4 अंक और 5 अंक के शेष प्रश्नों के लिए अगले पार्ट में समझाऊंगी। थैंक यू।